नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुसल अकेडमी में। और हम पढ़ रहे हैं बीएनएसएस। अब तक हम लोग कर चुके हैं सेक्शन 83 तक के स्टडीज़ और नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द पार्ट सी ऑफ द चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 का सी पार्ट जो कि है सेक्शन 84 से 89 तक। और मुझे पूरी उम्मीद है अभी तक के जितने भी सेक्शंस मैंने पढ़ाए हैं आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर किए होंगे। जिन्होंने नहीं किए हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि प्लीज़ पहले वाले सेक्शंस कम से कम सम्मन्स के सभी सेक्शंस, वारंट के सभी सेक्शंस ज़रूर देख लें, तभी आप इन आने वाले सेक्शंस को समझ पाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस लेक्चर सेक्शन 84. So let's start the class of the day and we are going to discuss very important topic, and that is when you have issued summons की ड्यू सर्विस हो गई है, summons की compliance नहीं हो पाई, the person who was summoned did not appear, thereafter the court issued what? The court issued warrant but उसका भी execution नहीं हो पा रहा है। Then what are the remedies which can be availed by the court, or what is the procedure which can be followed by the court to compel the appearance of any person? किसी व्यक्ति को हमने we are studying what the chapter on what the process for compelling the appearance, कि वो कौन कौन से आदेशिकाएं हैं, वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कोर्ट फॉलो कर सकती है किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए। तो इसमें हमने पहले पढ़ा था सम्मन्स, उसके बाद में हमने पढ़ा चैप्टर वारंट का। अब वारंट भी नहीं हो पा रहा है, फिर क्या होगा? उसके लिए आपको सेक्शन पहले था 82, अब आ गया है 84 बीएनएस का। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। दिस वाज द सेक्शन 82 सीआरपीसी एंड नाउ दिस इज सेक्शन 84 बीएनएसएस, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। जो व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर रहा है उसके लिए उद्घोषणा। देन देयर आफ्टर द प्रोसेस व्हेन द कोर्ट थिंक्स, कोर्ट बिलीव्स, जब कोर्ट को ऐसा विश्वास हो जाता है कि द पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट वाज एग्जीक्यूटेड ही इज कंसीलिंग हिमसेल्फ, ही इज एब्सकॉन्डिंग। जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट इशू किया गया था वो व्यक्ति अपनी अरेस्ट से बच रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, भाग रहा है, कंसील कर रहा है खुद को। तब कोर्ट के पास कौन सा रास्ता रह जाता है उसकी बात करता है सेक्शन 84 बीएनएस और सेक्शन 82 सीआरपीसी। इसमें कुछ माइनर चेंजेस सीआरपीसी से और अब चेंजेस इसमें हुए हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। अब ये रहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, it is also very important for your mains, and it is also important for your advocacy on criminal side. तो ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 84, 85, 86 ये 3-4 सेक्शन आपको इन सीक्वेंस समझने होंगे। तो पहले हम क्या इशू करते हैं? हम पहले इशू करते हैं, मतलब हम का मतलब कोर्ट पहले इशू करती है सम्मन से काम नहीं चला तो फिर वारंट पर आएंगे, वारंट्स पे नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको 84 की कार्रवाई कराई जाएगी। पहले हम कहते थे कि 82 की कार्रवाई, आम भाषा में बोलते हैं कि 82 करा दिया आज, अब हम बोला करेंगे 84 करा दिया। देन ए प्रोक्लेमेशन विल बी इशूड फॉर द पर्सन एब्सकॉन्डिंग इवन इफ ही डिड नॉट अपीयर, फिर नहीं होता है, देन वी विल अटैच हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। फिर भी विद इन रीजनल पीरियड अगर वो नहीं अपेयर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को फिर हम सेल पे करेंगे, हम का मतलब कोर्ट सेल करेगी। और फिर उसी पर फिर कहा जाएगा कि हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए अपेयर हो जाए तो उसको फिर जो अटैचमेंट को कैंसिल कराना होगा या सेल को कैंसिल कराना होगा, या कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा आ जाए कि साहब आपने जो प्रॉपर्टीज अटैच कर ली है जो आप सेल कर रहे हैं उसमें तो मेरा हक है, तो वहाँ पर। तो इन सेक्शंस में, इन सीक्वेंस में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज इश्यूज। हमारी अप्रोच क्या रहेगी? हमारी अप्रोच रहेगी एग्ज़ाम ओरिएंटेड, कि कहाँ एक तो हम पूरी की पूरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, एंड सेकेंडली वी विल सी फ्रॉम वेयर वी कैन सी द क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स, कहाँ से प्रीलिम से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देखेंगे। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे मेन से क्वेश्चंस हो पाए। ठीक है, आई बिलीव कर लेंगे। यू आर रेडी फॉर द
class now. So let's start the Berect language now. Please go to the screen and see this. First question in your prelims will come from the heading itself. Which section deals with the proclamation for person absconding? This is section 84 BNSS, and earlier it was section 82 CRPC, right? इसमें देखिए है क्या, this is what Berect language. If any court has reason to believe, underline कीजिए, whether after taking evidence or not, that any person, who is this person, against whom a warrant has been issued by it, has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed. So this is the first line and we need to understand the technicalities here in. कौन सी अंडरस्टैंडिंग है? देखिए सेक्शन 84 क्लॉज 1, it is dealing with a situation when the court is of the belief, कोर्ट को ऐसा विश्वास हो गया है कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध, कौन सा व्यक्ति? एनी पर्सन अगेंस्ट whom a warrant has been issued, वह व्यक्ति जिस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध कोई वारंट इशू किया गया है. तो नाउ यू आइडेंटिफाइड द पर्सन. हम किसकी बात कर रहे हैं? ही इज द पर्सन अगेंस्ट whom a warrant has been issued. Now that person has absconded. That person either has absconded, या तो वो भाग गया है, और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ, या वो खुद को छिपा रहा है. तो एब्सकॉन्डेड हो चुका है या वो खुद को छिपा रहा है, और क्यों ऐसी एफर्ट्स कर रहा है? सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, सो दैट उस वारंट का निष्पादन नहीं हो पाए. तो ऐसा कोर्ट बिलीव करती है. एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, ऐसा विश्वास करने का कोर्ट के पास, न्यायालय के पास कारण है. और ये कैसे हो सकता है? हाउ द कोर्ट विल बिलीव? फॉर दैट पर्पज ईदर द कोर्ट कैन टेक एविडेंस और अदरवाइज ऑल्सो. देर इज नो कंपल्शन कि कोर्ट के कोई एक फिक्स प्रोसीजर को फॉलो करेगी. कोर्ट मस्ट बी ऑफ द बिलीव दैट the person is either absconding or concealing himself. तो यहाँ पर अब ये देखिए, इसमें जो टेक्निकलिटीज अभी मैंने पढ़ाया, इसमें और दोबारा समझते हैं. देखिए क्या है सिचुएशन, क्या है कि जो कोर्ट है, दैट ये कोर्ट कौन सी है? दैट कोर्ट हैज अथॉरिटी टू इशू द वारंट. दिस कोर्ट हैज इशूड द वारंट. It means section 84 will come into play only when the court was having right or court was having authority to issue the warrant, and it actually has issued the warrant. ये जो कोर्ट है, ये जो न्यायालय है, ये कौन से है? ये this is the court which has the authority to issue the warrant and which has issued the warrant. जिसने वो वारंट इशू किया था. That court wanted that this warrant should be executed. वो न्यायालय ये चाहता था कि इस वारंट का एग्जीक्यूशन होना चाहिए. जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए एक वारंट इशू किया गया है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी. तो यहाँ पर आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. नाउ नंबर 1 पार्ट है कोर्ट. हु इज द कोर्ट? विच कोर्ट? द कोर्ट विच हैज इशूड द वारंट. ये वो कोर्ट है. वो कौन सा व्यक्ति है? अगेंस्ट whom the warrant has been issued and what he has absconded or is concealing himself. या तो भाग चुका है या वो खुद को छिपा रहा है. so that what? that such warrant cannot be executed. वो वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, उसकी ये एफर्ट्स हैं. प्लीज लेट मी नो आपके बात समझ में आई या नहीं आई. इसमें खास बात क्या है? ये जो वर्ड है, देखिए इसको आपको, कोर्ट का. कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव. कोर्ट को ऐसा विश्वास करने का कारण है. तो वो जो रीजन है, बिलीव कहाँ से आएगा?
whether after taking evidence or not, it is not necessary for such belief that court must take any kind of evidence. बिना साक्ष्य के भी कोर्ट के पास ऐसा निर्णय ले सकती है, कोर्ट के पास ऐसा राइट है. इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कोर्ट दैट कोर्ट शुड टेक एविडेंस इन सच केसेस. तो ये आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी नहीं होगी. अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे. पहला क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स का यहाँ से कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 84 वेदर इट इज नेसेसरी दैट कोर्ट शुड टेक एविडेंस. क्या ये जरूरी है कि कोर्ट एविडेंस ले. यहाँ से क्वेश्चन बनेगा. कोर्ट के पास क्या ये राइट होना चाहिए था कि उन्हें वारंट इशू किया हो. यस. अगर कोर्ट ने वारंट इशू ही नहीं किया है, कोर्ट के पास वारंट इशू करने के राइट ही नहीं था, तो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो ही अपने आप में इनवैलिड हो जाएगी. राइट. एंड हु इज द पर्सन. he is the person number 1 against whom the warrant has been issued, जिसके विरुद्ध वारंट इशू किया गया है. या एंड either he has absconded or what he is concealing himself, या तो भाग गया है या वो छुपा रहा है. और पर्पज क्या है भागने का छुपने का कि so that warrant cannot be executed. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से. राइट. प्लीज आई इनवाइट योर क्वेरीज. अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया हो तो मैं देखता हूँ, प्लीज मैसेज कीजिए. निक्की, गिन्नी, छत्रेश, संजोली, सीमा, वेरी गुड. देन क्या हो सकता है. सच कोर्ट में पब्लिश ए रिटन प्रोक्लेमेशन, अंडरलाइन कीजिए, रिक्वायरिंग हिम टू appear at a specific place at a specific time not less than 30 days को हाईलाइट कर लीजिए. राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स from the date of publishing such proclamation. Then what the court can do if that is the situation जो हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस की थी. then what is the procedure which can be followed by the court. then court may publish a written publication. publication कैसी. written. proclamation कैसी. written. लिखित रूप में एक उद्घोषणा प्रकाशित कर दी जाएगी, पब्लिश कर दी जाएगी. और उस प्रोक्लेमेशन में क्या होगा, उस उद्घोषणा में क्या होगा. दैट विल रिक्वायर यू शुड अपीयर बिफोर द कोर्ट. नाउ पहले हमने क्या किया था, हमने सम्मन इशू किया था. कोर्ट ने पहले सम्मन इशू किया, देर आफ्टर वारंट इशू किया गया, दोनों ही तीर नाकाम रहे. ठीक. अब नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. द कोर्ट मे पब्लिश ए रिटन प्रोक्लेमेशन. and what will be the content, what will be the use of that. through that proclamation, उस proclamation के माध्यम से court will require him to appear. court उससे अपेक्षा करेगी that he should appear before the court, कि वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत हो. कब हो. at a specific place, निश्चित स्थान पर और एक फिक्स टाइम पर, स्पेसिफाइड टाइम पर. तो टाइम दे दिया जाएगा, प्लेस बता दिया जाएगा और उसको अपीयर होना है. तो क्या कोर्ट ये कह सकते कि आज ही पब्लिकेशन हुआ कि साहब कल पहुंच जाना. नो. एक मैंडेटरी पीरियड है, नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन. जिस डेट को वो प्रोक्लेमेशन पब्लिश होगी, जिस तिथि को वो उद्घोषणा प्रकाशित की जाएगी, उस डेट से 30 दिन मिनिमम, 30 days मिनिमम, नॉट लेस देन 30 days का टाइम दिया जाएगा उस व्यक्ति को, कि तुम्हें 30 दिन का कम से कम टाइम दिया जा रहा है, तुम्हें कोर्ट के सामने अपीयर होना है. इसका मतलब ये नहीं है, देखिए यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स, नॉट लेस देन 30 days का मतलब ये नहीं है कि ओनली 30 days दिए जाएंगे. इट मीन्स मिनिमम 30 days दिए जाएंगे. आज डेट, आज वो प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुई है,
उसके बाद में कम से कम उसको 30 डेज दिए जाएंगे, 30 दिन का वक्त दिया जाएगा, 30 दिन का समय दिया जाएगा कि बाबूजी आकर के कोर्ट में उस जगह पर उस टाइम पर प्रस्तुत हो जाना। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? और अगर मान लीजिए ये जो टाइम है 30 डेज का जो टाइम है वो 30 डेज का टाइम नहीं दिया, 25 डेज का टाइम दिया या 30 दिन से कम कर दिया, चाहे वो 29 दिन का दिया, then such proclamation will be invalid. What I am saying, such proclamation will be, लिख लीजिएगा इस बात को कि अगर ये जो टाइम दिया रहा है 30 डेज का टाइम दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से लिख लीजिए, इस स्लाइड को देखिए और लिख लीजिएगा। The accused must be given at least 30 days for appearance. 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए। If the date fixed for appearance is less than 30 days from the date when the proclamation was published, it is illegal. ये illegal होगा। And all subsequent proceedings like attachment and sale will also be invalid and may be quashed. समझे बात? मैंने पढ़वा दिया आपको, स्लाइड पे आपके सामने है, अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इसको। देखिए, तो ये जो 30 डेज की वैल्यू है इसी से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा और इसी से मेंस का क्वेश्चन बनेगा। आपको 30 डेज का टाइम का मतलब क्या है कि मिनिमम 30 डेज दिए जाएंगे आपको। 30 डेज से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। देखिए दो चीज़ें हैं, देखिए एक तो हुआ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन हुआ नंबर 1। उसके बाद में वी आर एक्सपेक्टिंग अपीयरेंस फ्रॉम यू, यू मे बी एक्यूज्ड, यू मे नॉट बी एक्यूज्ड। प्रोक्लेमेशन हुआ, फिर अपीयरेंस हुआ। अगर नॉन अपीयरेंस हुआ, आप नहीं अपीयर हुए, तो एज आई डिस्कस अर्लियर, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, द कॉन्सिक्वेंस विल बी योर प्रॉपर्टी मे बी अटैच्ड एंड दैट मे बी सोल्ड सब्सिक्वेंटली। आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो संपत्ति है, उसकी कुर्की हो सकती है, उसको बेचा जा सकता है। तो ये जो कॉन्सिक्वेंस है, प्रोक्लेमेशन, नॉन अपीयरेंस, अटैचमेंट एंड सेल, ये एक सीक्वेंस है, एक पार्ट ऑफ प्रोसेस हो गया। लेकिन ये डिपेंडेंट है 30 डेज के लिमिट पर। अगर ये मिनिमम 30 डेज नहीं दिए गए और फिर आपने उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, जितनी भी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स होंगी वो सभी इनवैलिड मानी जाएंगी एंड दोज कैन बी क्वेश्ड। तो देयरफॉर ये महिमा है 30 दिन की। और जब ये 30 डेज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप समझ सकते हैं कि फिर ये प्रीलिम्स में आपसे क्यों ना पूछे जाएं, फिर इस पर से क्वेश्चन मेंस में क्यों ना पूछा जाए आपसे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो 30 डेज की जो ड्यूरेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो टाइम लिखा हुआ है, देखिए ये नॉट लेस देन 30 डेज, एनफ एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन यू, दिस इज टाइम नॉट लेस देन 30 डेज। एंड 30 डेज कहाँ से काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। जो काउंटिंग शुरू होगी पब्लिकेशन की डेट से होगी उस प्रोक्लेमेशन को। प्लीज़ लेट मी नो आपको इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई। एवरीवन, निक्की, प्रीति, फास्ट, जल्दी से। जल्दी से बताइए मुझे फटाफट। बांसुरी मैडम भी आ गई हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? सो अब क्या रह जाएगा? अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाइए क्लॉज 2 पर। अभी हमने 84 की क्लॉज 1 पढ़ ली। हमने अभी तक क्या पढ़ा है इसमें? हमने अभी तक ये पढ़ा कि ये हमारे पास सिचुएशन थी कि कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन against whom warrant has been issued, he will not appear before the court, he is absconding, he is concealing himself, he does not want that the warrant should be executed. Then what is the procedure for the, what is the option for the court? Then court may issue what? Court may issue
एक रिटन पब्लिकेशन, लिखित पब्लिकेशन पब्लिश कर सकती है कोर्ट, और उसमें टाइम दिया जाएगा उस पर्सन को अपेयर होने के लिए मिनिमम 30 डेज का. इट मे बी मोर देन 30 डेज बट इट शैल नेवर बी लेस देन 30 डेज, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंस मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ. अब आएगा कि हाउ टू पब्लिश दिस, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर मेंस एज वेल. मेंस में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन, एंड दैट हैज बीन गिवन. इट इज सेक्शन 84 क्लॉज 2, procedure for publication of the proclamation. What the procedure will be followed by the court to publish that proclamation. उस proclamation को publish करने का क्या तरीका होगा, यहाँ से क्वेश्चन मेंस का बनता है और यहीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स के भी बनते हैं. तो कर लेते हैं फटाफट. द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश एज फॉलोज. कैसे कैसे, आ जाइए आपके सामने. This is clause 1 का पार्ट ए. इट शैल बी पब्लिकली रेड, हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी. इट शैल बी पब्लिकली रेड, कहाँ, इन सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिजाइड्स. जहाँ जिस स्थान पर वह व्यक्ति मामूली रूप से निवास करता है. ऑर्डिनरीली रिजाइड्स का मतलब होता है मामूली रूप से निवास कर सकता है उस टाउन, उस कस्बे, उस गांव के सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस. कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस को बोलते हैं सहज दृश्य स्थान, ऐसा स्थान जहां पर सबकी नज़र पड़ती हो, वहां पर पब्लिकली रीड की जाएगी. इट शैल बी पब्लिकली रीड मतलब ये सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी. कैसे, इसे कहते हैं मनादी भी कहते हैं हिंदी में. आपने देखा होगा जितने पुराने सीरियल्स हैं या मुगल काल के सीरियल्स दिखाए जा रहे हों या फिर रामायण के भी हों, उस समय के उसमें सुनो 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 सभी लोगों को ये सूचित किया जाता है ना, ढोल बजाते हुए होता होगा. और आपने अपने गांव में भी देखा होगा, अगर गांव के रहने वाले हैं आप लोग, मैंने तो देखा हुआ है, मनादी की जाती है. तो इसमें क्या होगा कि उसमें एक ये पब्लिकेशन पढ़ करके सुनाई जाएगी. मान सपोज कीजिए गिन्नी इज द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट. कोर्ट के सामने प्रस्तुत किसको होना है, गिन्नी को होना है. नाउ ये कहा जाएगा कि गिन्नी सुनो सुनो सुनो, गिन्नी सपुत्र श्री ये आपको सूचित किया जाता है कि कोर्ट के सामने आपको उस डेट पर उस स्थान पर प्रस्तुत होना है. आज से 30 दिन के बाद ये डेट फिक्स की गई है, आपको वहाँ प्रस्तुत होना है. अब कहाँ पर करा जा रहा है, ये उस के घर के सामने नहीं कर रहे हैं, ये उस गांव और कस्बे में कर रहे हैं, सो दैट सब लोग उसको इन्फॉर्म कर सकें, भाई तेरे खिलाफ वारंट इशू हुआ था, तेरे खिलाफ कोर्ट बुला रही है तुझे. तो टाउन और विलेज की बात की गई है. और वहाँ पर भी किसी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस का मतलब ये हुआ, सार्वजनिक स्थान का मतलब ये हुआ, ये सहज दृश्य स्थान हुआ. देखिए पूरा गांव है तो गांव के किसी कोने में ले जाकर नहीं, ये हल्का 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 कि पता ही ना चले किसी को. नो, इसका पर्पज ये है कि टू मेक अवेयर द पब्लिक सो दैट ये इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति तक पहुंच जाए कि भाई कानून तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, कानून की अपेक्षा है कि तुम सामने आओ. तो हो सकता है उसको पता भी ना हो, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है ना कि उस व्यक्ति को पता ही ना हो. तो एक सेफ गार्ड भी है कि भाई लॉ इज टेकिंग एवरी स्टेप, इट डज नॉट वांट टू गो हार्श. बिल्कुल हार्श नहीं होना चाहते हैं. हमने सम्मन भेजे, हमने वारंट भेजे, अब हो सकता है उसको नहीं चल रहा हो पता भी, तो भाई ठीक है, हम यहाँ पर इस तरीके से पब्लिकली रेड करवाते हैं. तो ये पब्लिकली रेड वाला इशू हो गया, ये हो गया ए. अब यहाँ पर आप खास बात देखिए, यहाँ पर जो सेंटेंस एंड होता है यहाँ पर कुछ और नहीं है ना, यहाँ पर और नहीं है, ध्यान रखना. अब हम पढ़ते हैं बी पार्ट. बी पार्ट क्या है, इट शैल बी अफिक्स यानी कि चस्पा कर दी जाएगी टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड्स और टू सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज. देखिए
ये अब दूसरा, एक तो हुआ पब्लिकली रेड, पहला पार्ट क्या था, पब्लिकली रेड का था, अब ये हुआ एफिक्सिंग, उस पब्लिकेशन को एफिक्स किया जाएगा, उस पब्लिकेशन को चस्पा कर दिया जाएगा। एंड व्हाट आर द ऑप्शंस, अगेन कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट, सहज दृश्य स्थान कौन सा, हाउस और दी होमस्टेड, जहां पर वो व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, उसके सहज दृश्य स्थान पर उसको एक उस डॉक्यूमेंट को पेस्ट कर देंगे, चस्पा कर देंगे, उसको बोलते हैं अफिक्सिंग कर देंगे, या फिर उस गांव के भी। तो दोनों ऑप्शंस हैं, प्लिम्स लिख लीजिए, पी फॉर प्लिम्स, इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। टू सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज, उस गांव के या उस कस्बे के किसी सहज दृश्य स्थान पर भी उसको चस्पा कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए और नहीं है लास्ट में, यानी कि ए पार्ट और बी पार्ट, ए पार्ट एंड बी पार्ट में और नहीं है, यहाँ पर ये एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव में नहीं है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, थर्ड क्या है, ये आ गया सी पार्ट। ए कॉपी ऑफ देयरऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जो न्यायालय का पार्ट है, वहाँ के उसके भी सहज दृश्य स्थान पर उसको एक कॉपी को चिपका दिया जाएगा। तो ए, यू सी द स्क्रीन, ये हुआ ए वॉज पब्लिक रीडिंग, बी प्लस सी ये है एफिक्सिंग, कहाँ कहाँ, टाउन और विलेज और हाउस। और दूसरा सी में क्या है, बी में ये था, और सी में क्या हो गया, कोर्ट हो गया। गॉट इट। इस तरीके से इनका क्या, कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट, कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट, समझे आप। तो ये हुआ। अब इसमें जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, वेदर दीज आर, ये जो ए बी सी हैं, क्या ये एक साथ पालन करने हैं, कंजक्टिव है, डिस्जंक्टिव है। तो आंसर इज दिस फॉर यू, कि ये जो सब क्लॉजेज हैं ए बी एंड सी, दीज आर कंजक्टिव एंड नॉट डिसजंक्टिव। जो तीनों के तीनों जो मोड्स हैं, ऑल थ्री मोड्स आर टू बी प्रूव्ड, देयर कैन बी नो वैलिड पब्लिकेशन ऑफ द, अगर ये नहीं हुआ तो ए भी, आपको तीनों के तीनों ही प्रोसेस को एक साथ फॉलो करना है। अगर एक भी प्रोसेस ऐसा हुआ जो आपने फॉलो नहीं किया है, देन दिस पब्लिकेशन विल बी इनवैलिड। मीन्स आपको पब्लिकली रीड भी करना है उस प्रोक्लेमेशन को, आपने विलेज, टाउन और हाउस में भी उसको अफिक्स करना है, और एंड आपने क्या करना है, आपने कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोर्ट हाउस के भी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर जाकर के उसको अफिक्स करना है। तो यू विल हैव टू कंप्लाई ऑल दी सब क्लॉजेज ए बी एंड सी, एंड इफ यू डोंट डू दैट, अगर आपने नहीं किया ऐसा, आपने ए एंड बी तो किया, आपने पब्लिकली रीड कर दिया, आपने उसे घर पर चस्पा कर दिया, लेकिन कोर्ट में, कोर्ट कॉम्प्लेक्स पे जाकर के उसको फिक्सिंग नहीं की, या इसका उल्टा कर दिया, आपने कहा कोर्ट में चिपका देते हैं, एक बार पब्लिकली रीड भी कर दिया, घर पर छोड़ो, क्या दिक्कत है। नो, इफ यू डू दैट, दैट प्रोसेस विल बी इनवैलिड, देयर बी नो वैलिड प्रोक्लेमेशन। और अगर प्रोक्लेमेशन ही वैलिड नहीं होगी, तो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स बेस्ड ऑन द पब्लिकेशन विल ऑटोमेटिकली बी इनवैलिड। जो बाद की कार्रवाई हैं वो भी, जो कि इस प्रोक्लेमेशन पर आधारित होंगी, वो भी अपने आप में इनवैलिड हो जाएंगी। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा, कंजक्टिव डिस्जंक्टिव का मतलब समझ में आ गया होगा। ए और बी सी तीनों का ही पालन करना पड़ेगा, एक साथ पालन करना पड़ेगा। अगर आपने किसी ए और बी का पालन किया, या बी या सी का किया, या ए और सी का किया, किसी एक को भी छोड़ दिया, तो वो पब्लिकेशन आपकी इनवैलिड हो जाएगी, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसी क्वेश्चन को आपसे प्रीलिम से पूछ लेंगे, इसी क्वेश्चन को आपको मेन से पूछेंगे आपसे। ये समझे आप? जल्दी बताइए प्लीज, लेट मी नो यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई, फटाफट बताइए। बांसुरी मैडम फास्ट, आकांक्षा जल्दी कीजिए। सो बेसिकली ये आया, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, 84 क्लोज टू की पार्ट फर्स्ट,
उसमें ए पार्ट है, उसमें बी पार्ट है, देन सी है। ए में क्या है, इट शैल बी पब्लिकली रेड। बी में क्या है, इट शैल बी अफिक्स्ड। वह कहाँ, कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर। कहाँ कहाँ पर, टाउन और विलेज और वेयर ही ऑर्डिनरी रिजाइड्स, ठीक, और हाउस और होमस्टेड पर ऑफ सच टाउन, और वेयर द एट द कोर्ट हाउस कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ रिपीटेडली। अब आप देखिए इसके पार्ट में जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, सेकंड पार्ट। ये रही सेकंड पार्ट। ये तो फर्स्ट में ये 84 क्लॉज 2 की सब क्लॉज 1 में ए बी सी ये मैंडेटरी थे ये, राइट। अब यहाँ पर जो है ये जो सेकंड क्लॉज आ गई है 84 सब क्लॉज 2 की सब क्लॉज 2, ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। इसकी लैंग्वेज पढ़ लीजिए एक बार आप जरा देखिए। द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंग्स फिट, यदि न्यायालय इसको उचित समझता है, क्या, डायरेक्ट ए कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन ए डेली न्यूज़पेपर, इन ए डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरीली रिजाइड्स। इसको समझते हैं। देखिए ये जो क्लॉज सेकंड है इसमें क्या है कि कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है। कोर्ट इन एडिशन टू द अबव प्रोसेसेस ए बी और सी, ए बी और सी के जो प्रोसेस हमने अभी पढ़े हैं उनके इन एडिशन, वो तो कंपलसरी है ही है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। द कोर्ट विल हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस ए एंड बी सी। ए बी सी में क्या था, ए में था क्या, पब्लिकली रेड था, राइट, पब्लिकली रेड ए में, और बी में क्या था, बी में और सी में क्या था, एफिक्सिंग थी, एफिक्सिंग थी कोर्ट कॉम्प्लेक्स पर, उसके हाउस पर या उसके टाउन में, है ना। ये तो कंपलसरी है ही है, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है, कोर्ट इफ इट थिंग्स फिट, इट मीन्स इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। अगर ऐसा कोर्ट को उचित लगता हो तो क्या हो सकता है, डायरेक्ट ए कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन ए डेली न्यूज़पेपर, एक दैनिक समाचार पत्र में उस प्रोक्लेमेशन को प्रकाशित करने का निर्देशित कर सकता है, निर्देश दे सकता है। तो कोर्ट में डायरेक्ट, कोर्ट ऐसा निर्देश दे सकती है कि इस पब्लिकेशन को किसी दैनिक न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित किया जाए। अब ये जो डेली न्यूज़पेपर होगा ये समझना है आपको, ये कौन सा होगा। ये ऐसा नहीं है कि मैटर है दिल्ली का और हमने डेली न्यूज़पेपर चेन्नई में पब्लिश करवा देंगे। नो, डेली न्यूज़पेपर कौन सा, इसको आइडेंटिफाई करो प्रियांश। देखो, सर्कुलेटिंग इन द प्लेस, उस प्लेस पे सर्कुलेट होता हो जो इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिजाइड्स, जिस स्थान पे वह सामान्य रूप से निवास करता है। ऑर्डिनरली रिजाइड्स, जहाँ पर वो सामान्य रूप से निवास करता है उस एरिया में, वहाँ पर पंजाब केसरी हो सकता है, वहाँ पर नव भारत हो सकता है, वहाँ पर राजस्थान पत्रिका हो सकती है, जो लोकल न्यूज़पेपर हैं उसमें वहाँ पर उसको पब्लिश। लेकिन ध्यान रखना ये मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ दी ऑलवेज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। तो प्लीज़ लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए। सी नाउ वी विल हैव टू सी कि ये जो पब्लिकेशन है ये इसका अब एविडेंस कैसे होगा, मतलब एविडेंस क्या है माना जाए इसका। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस पब्लिकेशन, अभी जो प्रोक्लेमेशन पब्लिश हो रही है, या तो वो व्यक्ति अपीयर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अगर वो अपीयर नहीं होता है, इफ द पर्सन फॉर हुम दिस प्रोक्लेमेशन हैज बीन इशूड डजंट अपीयर, अगर वो अपीयर नहीं होता है, देन देयर विल बी द कॉन्सिक्वेंस फॉर दैट। उसकी प्रॉपर्टी को अटैच हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली सेल हो सकती है। तो अगर वो चैलेंज कर रहे कि आप मेरी प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं, क्या बात कर दी आपने, हाउ कैन यू अटैच माई प्रॉपर्टी, हाउ कैन यू सेल माई प्रॉपर्टी, देयर वाज नो प्रोक्लेमेशन एट ऑल, प्रोक्लेमेशन तो हुआ ही नहीं था। देन व्हाट यू विल डू,
देयर शुड बी ए प्रोसीजर, कोई ना कोई एक प्रोसीजर होना चाहिए जहां पर ये फिक्स हो कि एग्जैक्टली प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुई थी और वो प्रॉपर प्रोसीजर वाज फॉलोड। उसके लिए आती है आपके लिए सब क्लॉज थर्ड ऑफ सेक्शन 84, और ये पहले कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 82 सीआरपीसी था, अब ये सेक्शन 84 बीएनएस है। उसकी सब क्लॉज थर्ड को पढ़ते हैं हम लोग अब। A statement in writing by the court issuing proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence. That the requirements of the section have been complied with and the proclamation was published on such day. अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए ये क्या है कि एक वर्ड यहाँ पर आएगा जो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ध्यान रखना। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब क्या है, अभी पढ़ते हैं। ए स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट, कैसा स्टेटमेंट, राइटिंग में एक लिखित स्टेटमेंट। क्या आया है, इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर द ऑल्टरनेटिव सेक्शन फॉर एग्जांपल बीएनएस। ये सर मैं जितना याद करती हूँ उतना भूल जाती हूँ। आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर। ये कौन है, संजोली शर्मा है। संजोली शर्मा मैडम, जो आपके साथ घटना घट रही है वो बहुत नॉर्मल है, सभी के साथ ऐसा होता है। इसका एक ही मंत्र है, वो आप बस रिपीटेशन से होगा। वो जितनी बार याद करेंगे वो आपको याद होता चला जाएगा। नो रॉकेट साइंस इन दैट। अब बार याद कीजिए, इसलिए कह रहा हूँ 82 84 नहीं भूलना चाहे तो भूल सकते, सीआरपीसी को भूलना चाहे तो भूल सकती, नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आ जाता है, देखिए फिर से शुरू करते हैं। ये जो 84 की जो क्लॉज थर्ड है, स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन। ठीक, कौन सी कोर्ट है जिसने वो प्रोक्लेमेशन इशू की थी, वो न्यायालय जिसने वो उद्घोषणा करवाई है, उसका एक स्टेटमेंट, उसका एक कथन राइटिंग में हो। और वो क्या है कि प्रोक्लेमेशन वॉज ड्यूली पब्लिश्ड ऑन ए स्पेसिफाइड डे, कि एक निश्चित दिन पर ये जो पब्लिकेशन है दैट वाज ड्यूली पब्लिश्ड, अंडरलाइन कर लीजिए, बल्कि राउंड करना है शब्द को, ड्यूली। ये शब्द है ड्यूली, ड्यूली पब्लिश्ड ऑन ए स्पेसिफाइड डे। अगर कोर्ट ने एक ऐसा स्टेटमेंट इशू कर दिया, ये इशू कोर्ट के ऑर्डर शीट में आ जाता है, ठीक, एंड दैट वाज ड्यूली पब्लिश्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज 1, यानी कि ए बी एंड सी तीनों प्रोसीजर को फॉलो किया गया था, ए बी एंड सी तीनों को पब्लिकली रेड और अफिक्सिंग के तीनों ही प्रोसेस को फॉलो किया गया था, तो कोर्ट के स्टेटमेंट में ही आ जाए। इट मीन्स व्हाट, कोर्ट अपनी ऑर्डर शीट में लिखेगी कि दिस ऑन सच एंड सच डेट एंड टाइम, सच एंड सच डेट एंड डे the proclamation was publicly read in the town or the village of the person and it was later on published, affixed at such place। उसकी कॉपी यहाँ पे अटैच्ड है एंड उसकी एक कॉपी को कोर्ट हाउस में भी अफिक्स किया गया था। इट मीन्स तीनों के तीनों ए बी और सी तीनों के प्रोसेस जो है वो उन सबको फॉलो किया गया था। ये स्टेटमेंट कोर्ट अपने ऑर्डर शीट में लिखवाएगी। और अगर ऐसा होता है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट स्टेटमेंट, उस न्यायालय ने जो वो स्टेटमेंट लिखवाया है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका महत्व क्या होगा। ये मेंस के लिए याद रखना, सब लोग ध्यान रखना, ये वर्ड देख लिए, दैट स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट कौन सा है, ये आप देखिए स्क्रीन को, स्टेटमेंट तो ये रहा, ये है स्टेटमेंट।
statement to the effect that proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause first of subsection 2. ये तो हुआ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट है किसका? बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन. ये अलग से पढ़ना है. स्टेटमेंट है कैसा? ये इन राइटिंग में. नाउ अब केवल इतने को फोकस कीजिए इस स्टेटमेंट का. दिस स्टेटमेंट इन राइटिंग शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस. कंक्लूसिव एविडेंस होगा किस बात का? शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट. कंक्लूसिव साक्ष्य होगा किस बात का? कि रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन हैव बीन कंप्लाइड विद. इस धारा की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उन सबको पूरा किया गया है. एंड द पब्लिकेशन वॉज पब्लिश ऑन सच डे. और पब्लिकेशन उस डे को पब्लिश हुई थी. ये अपने आप में क्या होगा? कंक्लूसिव एविडेंस इस बात का कि साहब पब्लिकेशन हुई थी, उसका ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया था. अब इन्होंने जो शब्द यूज किया कंक्लूसिव एविडेंस. कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब ये हुआ कि नो वन कैन चैलेंज द पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन. नाउ एक बार कोर्ट ने ये स्टेटमेंट राइटिंग में लिखवा दिया और कल को फिर कोई व्यक्ति चैलेंज करे कि नो इट वाज नॉट पब्लिकली रेड. मैडम ये नहीं सुनाया गया था, कोई मनादी नहीं हुई थी, किस पब्लिकली रेड हुई नहीं, एफिक्सिंग हुई नहीं, प्रोसीजर ए को फॉलो ही नहीं किया गया, प्रोसीजर बी को फॉलो नहीं किया गया, या प्रोसेस सी को फॉलो ही नहीं किया गया. नो वन वुड बी अलाउड टू चैलेंज दैट नाउ. व्हाई? बिकॉज अब कोर्ट ने एक स्टेटमेंट इन राइटिंग में दे दिया गया है. कोर्ट के द्वारा स्टेटमेंट, कोर्ट का स्टेटमेंट है भी ये. कोर्ट ने अगर ये बात कह दी कि सब कुछ अच्छे तरीके से प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है, ड्यूली कंप्लाइड विद हुआ है, प्रॉपर पब्लिकेशन हो गया है, तो अब ये ब्रह्म वाक्य हो गया है. अब इसकी कोई काट नहीं है. इसको लीगली बोलते हैं कंक्लूसिव एविडेंस. प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई या नहीं आई कि व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द कोर्ट. न्यायालय का जो कथन होगा उसका साक्ष्य महत्व क्या होगा? वो होगा कंक्लूसिव एविडेंस. और किस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा? इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि द procedure was followed, ABC was followed, and in fact proclamation was published properly. So this is what section 84 sub clause 3rd. Please let me know कहीं कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो. सोनालिका मैडम, everyone fast. ये बहुत भयंकर है. इसके लिए मुझे आपको समझाने से पहले प्लीज गो टू सेक्शन 36. एक सेकंड दीजिए, मैं कुछ निकालता हूँ आपके लिए.
अब समझते हैं, देखिए से आपने एक शब्द सुना होगा, हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा था 35 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। सेक्शन 35 की क्लॉज 1 में डी में व्हेन ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड, कब किसी व्यक्ति की अरेस्ट हो सकती है। व्हेन कैन ए पर्सन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, किस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। तो वी हैव रेड दिस, हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज ऑफेंडर, जिस व्यक्ति को ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है, ठीक है, प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, राइट। उसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, वी हैव रेड इन सेक्शन 40 अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन, हु कैन बी अरेस्टेड बाय ए प्राइवेट पर्सन, दिस वॉज सेक्शन 40। इन दैट सेक्शन ऑल्सो, प्लीज अपने अपने बैरक में जरूर देख लीजिएगा इसको, एनी पर्सन मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्ट, ये था लास्ट में एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो माई फोकस इज ऑन द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिस व्यक्ति को ऑफेंडर घोषित कर दिया गया हो। हिंदी में बोलते हैं इसको, मैं आपको देता हूं सही शब्द हिंदी में भी, उद्घोषित अपराधी, उद्घोषित अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ठीक। सो यहां पर आपने देखा सेक्शन 35 में देखा कि ए पर्सन व्हेन ही हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, जिसको अपराधी घोषित कर दिया गया है, उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। Even a private person under section 40 BNSS may arrest such person who is a proclaimed offender। तो नाउ 84 में हम ढूंढेंगे ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है किस चिड़िया का नाम। When can you say a person is a proclaimed offender? How a person is being proclaimed as an offender? कब किस व्यक्ति को एज एन ऑफेंडर प्रोक्लेम किया जाता है, उद्घोषणा कैसे की जाती है उसकी, और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। उसका कॉन्सिक्वेंस मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 40, ही कैन बी अरेस्टेड इवन बाय ए प्राइवेट पर्सन, ही कैन बी अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर इवन विदाउट ए वारंट। प्लीज सेक्शन 35 में अगर आप देखेंगे, भगवान झूठ ना बुलाए, देखिए this was section 35 clause 1 BNSS when police may arrest without warrant। समझ में आ रहा है आपको बात। ये मैं इसको थोड़ा लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। सेक्शन 35 clause 1 deals with the situation when a person may be arrested without warrant by the police। उसकी जो सब क्लॉज डी थी, 1D थी, उसमें ये था कि who has been proclaimed as an offender either under this संहिता or by order of the state government। इस संहिता के अंतर्गत या राज्य सरकार के आदेश के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता है, और कौन सा, जो भगोड़ा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया, वो उद्घोषित अपराधी बोलते हैं हिंदी में उसको, राइट, उद्घोषित अपराधी, तो उसको कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। 35(1)D में पुलिस ऑफिसर कर सकता है विदाउट वारंट, एंड सेक्शन 40 में कोई भी प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है। अब हम सेक्शन 84 की जो क्लॉज 2 है, क्लॉज 4 ये पढ़ते हैं, हु कैन बी प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, who can be arrested under section 35 clause 1D और who can be arrested by a private person under section 40। इस सेक्शन 4 जो 84 क्लोज 2 में आपको वो राज खुलेगा कि किस व्यक्ति को हम
प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मानेंगे। तो प्लीज लेट मी नो ये आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, इसके अंदर एंट्री हुई या नहीं हुई आपकी, जल्दी बताइए फास्ट, जल्दी से। वंशिकाज, एवरीवन, गुड। तो अब पढ़ते हैं। वेयर ए प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 is in respect of a person accused of an offense which is made punishable with imprisonment of 10 years or more, or imprisonment for life, or with death under the BNS भारतीय न्याय संहिता, और under any other law for the time being in force। अब ये आई बात समझ में, देखिए, एंड सच पर्सन फेल्स टू अपीयर, इतना समझते हैं। देखिए पहले यहाँ पे इतने को पढ़ करके अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट समवन शुड बी इशूड ओनली अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन। ये आवश्यक नहीं है कि समन्स हमेशा एक्यूज पर्सन के लिए हो, दैट मे बी इशूड अगेंस्ट ए विटनेस, एक बात है ना। वारंट ऑल्सो मे बी इशूड अगेंस्ट ए विटनेस एंड दैट मे बी द विटनेस, एंड सेम थिंग इज विद द एक्यूज। कि कोई एक्यूज था, he was supposed to appear before the court, उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना था, एक्यूज पर्सन को, वो प्रस्तुत नहीं हुआ, तो उसके खिलाफ वारंट इशू हो सकते हैं, उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन हो सकती है। ये प्रोसेस सभी के लिए हो सकता है। ये जो सम्मन्स का प्रोसेस है, ये जो वारंट का प्रोसेस है, ये जो प्रोक्लेमेशन का जो प्रोसेस है, ये सभी के पे लागू होगा, वेदर इट इज द केस ऑफ विटनेस और वेदर इट इज द केस ऑफ एक्यूज, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन जो एक्यूज पर्सन्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? ही मे बी द एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद 3 years, मान लो वो चोर हो, है ना, उसने चीटिंग की हो, 7 years तक का पनिशमेंट है। एंड देयर मे बी द एक्यूज पर्सन्स हु हैव कमिटेड ग्रेव ऑफेंसेस, जघन्य अपराध किए हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो सभी ऑफेंसेस को, सभी ऑफेंडर्स को, सभी एक्यूज लोगों को जिस पर ये आरोप है कि उसने कोई अपराध किया है, हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की कैटेगरी में नहीं काउंट कर सकते। कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स है, एक्यूज हैं, जिनके लिए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की का जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जा सकता है। तो पहले हम उसको फॉलो करने, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। प्लीज रीड इट अगेन विद मी। Accused of an offense, accused of an offense, accused of an offense, कौन सा? punishable with 10 years, 10 years or more, or life, or with death। ये punishment अगर हैं, देखिए, if there is an accused whose punishment can be 10 years or more, यानी कि 10 years से कम का है तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे। इट मीन्स हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, देखिए 2 कैटेगरी बना लेते हैं इसमें, कि एक तो 10 years से कम के जिनका पनिशमेंट है, और दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी? जिनका पनिशमेंट 10 years से ज़्यादा का है। तो दिस सेक्शन 84 क्लॉज 4 इज नॉट डीलिंग विद दोज पर्सन्स हुज पनिशमेंट इज लेस देन 10 years, उनको तो एकदम साइड कर दीजिए यहाँ पे। तो वी सेक्शन 84 क्लॉज 4 BNS डील्स विद द पर्सन हु इज एन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, जिस पर किसी भी अपराध का आरोप लगा। ही इज एन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, किसी भी अपराध का उस पर आरोप लगा है। और वो कौन सा ऑफेंस है? दैट ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी से हो सकता है, यानी जैसे मर्डर हो सकता है। दैट ऑफेंस मे बी पनिश्ड विद द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। रेप केसेस हो गया, पोक्सो केसेस हो गए,
और दैट मे बी पनिश्ड विद द 10 ईयर और मोर, 10 साल 10 और 10 प्लस। वेदर दैट ऑफेंस शुड बी ओनली अंडर द BNS, नो, ये BNS में भी हो सकता है, यानी कि फॉर्मर IPC थी, अब हो गया भारतीय न्याय संहिता, या फिर कोई अन्य कानून भी हो सकता है, एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा पोक्सो एक्ट कहा है, तो पोक्सो एक्ट में हो या अदर कोई क्रिमिनल एक्ट हो, लेकिन उसका जो पनिशमेंट है वो इधर इट शुड बी डेथ और इट शुड बी लाइफ इम्प्रिजमेंट और एटलीस्ट इट शुड बी द इम्प्रिजमेंट 10 ईयर्स और मोर। हम उस एक्यूज की बात कर रहे हैं। अब उस एक्यूज को क्या, उस एक्यूज के ध्यान में रखना, उस एक्यूज के लिए क्या हुआ है, ये हुआ है ए प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि वही फर्स्ट का ABC वो सारे फॉलो किए गए इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन। तो दिस इज डीलिंग विद ए सिचुएशन, सेक्शन 84 क्लॉज 4 इज डीलिंग विद ए सिचुएशन व्हेन ए पब्लिकेशन हैज बीन इशूड, पब्लिश्ड, एक प्रोक्लेमेशन, एक उद्घोषणा पब्लिश हो गई है, सही है, और किसके बारे में हुई है, अरे भाई वो अपराधी है जिसका जो दंड है वो 10 साल से अधिक, लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ पेनल्टी का है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब बात माइंड में फिक्स हुई नहीं हुई, तब क्या होगा, है ना, प्रोक्लेमेशन इशू हो गई, उसको क्या कहा जाएगा, कितनी, मिनिमम 30 डेज, है ना, तो दिए ही जाएंगे, 30 डेज के अंदर आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना है, वही सब कुछ फॉलो किया जाएगा। क्या क्या फॉलो किया जाएगा, पब्लिकली रेड की जाएगी प्रोक्लेमेशन, उसको एफिक्स किया जाएगा उसके टाउन विलेज हाउस पर, और या उसको एफिक्स किया जाएगा कोर्ट हाउस पर, उसमें क्या अपेक्षा की जाएगी, यू शुड अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन द फिक्स डेट, और वो टाइम कितना होना दिया जाएगा, मिनिमम 30 डेज का टाइम उसको दिया जाएगा। अब क्या होता है, प्रोक्लेमेशन पब्लिश हो गई, सारी बातें हो गई, लेकिन क्या किया बाबूजी ने, जो ये एक्यूज महाराज ने क्या किया, सच पर्सन फेल्स टू अपीयर एट द स्पेसिफाइड प्लेस टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन। दिस हैपेंड कि ही डिड नॉट अपीयर despite that publication of the proclamation, he did not appear as per the scheduled time and place. Then what the court can do, कोर्ट में क्या कर सकती है, प्रोनाउंस हिम ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रोनाउंस कोर्ट अब कर सकती है, एंड मेक ए डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट, उसके संबंध में एक डिक्लेरेशन दे सकती है। नाउ सच एंड सच पर्सन वंशिका is being declared now as the proclaimed offender. Why? Because he did not appear despite the publication of proclamation under section 84 clause 1. And why? Because she is the accused of an offense which is punishable with 10 years or more or life or death. So this is the consequence. आपके खिलाफ publication हुई, you were supposed to appear, you failed to appear. Now the court, what is the option before the court? The court may declare you a proclaimed offender, and for that purpose a court may make a declaration. लेकिन कोर्ट क्या प्रोसेस फॉलो करेगी, ये फॉलो करेगी, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट, ऐसी इंक्वायरी करने के बाद जैसी कोर्ट को आवश्यक लगे, क्योंकि देखिए किसी व्यक्ति को आप क्या कर रहे हैं, यू आर डिक्लेयरिंग हिम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अब आप उसको उद्घोषित अपराधी घोषित कर रहे हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मैंने आपको बताया 35 क्लॉज 1 की डी में, नाउ ही कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय द पुलिस ऑफिसर, सेक्शन 40 नाउ ही कैन ऑल्सो बी अरेस्टेड बाय द प्राइवेट पर्सन, और भी कई जगह आपको मिलेंगे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस। ये तो मैंने इतना लिंक करके समझाया कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो ये क्या हो गया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया।
प्लीज लेट मी नो आपको एक कॉन्सेप्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का आया या नहीं आया। उसमें सीआरपीसी में और बीएनएस में यही चेंज है। सीआरपीसी में क्या था, वहां पर ऑफेंसेस का नाम दिया गया था 302 और दे हैव गिवन द लिस्ट ऑफ द ऑफेंसेस। व्हाट हियर ये कैन, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किसी ऑफेंस का नाम नहीं लिया है 84 क्लॉज 2 में। नाउ दे हैव आइडेंटिफाइड द ऑफेंसेस विद द इम्प्रिजनमेंट, विद द ऑफेंस का जो पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस। नाउ यू विल आइडेंटिफाई द ऑफेंस विद रिगार्ड टू द पनिशमेंट। तो पहले इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि भाई उन सारे सेक्शन को रटना पड़ता था आपको, 302, 375 ब्ला ब्ला ब्ला। अब क्या हो गया है, आपने केवल ये देखना है कि साहब पनिशमेंट कितना है, 10 साल है, 10 साल से अधिक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ इम्प्रिजनमेंट है, तो फिर हम 84 की क्लॉज 4 की कार्रवाई कर सकते हैं। एंड अगेन सेइंग, ये मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, हु कैन बी प्रोक्लेम्ड एज द ऑफेंडर, against whom a declaration may be made as of the proclaimed offender and what will be the consequence। तो ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से प्रीलिम से क्वेश्चन ही बनेंगे आपके और यहाँ से मेंस के क्वेश्चन भी बनेंगे। तो प्लीज़ लेट मी नो आपको इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई, फास्ट प्लीज़ जल्दी बताइए। तो ये हो गया आपका 84 की क्लॉज 4 एंड नाउ कम टू द लास्ट क्लॉज ऑफ द 84 क्लॉज 5। इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन एक प्रोसेस बात है, पढ़ लीजिए, देखिए क्या है। द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 एंड 3, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 एंड 3 कौन से हैं ये, टू द डिक्लेरेशन मेड शैल अप्लाई टू द डिक्लेरेशन मेड बाय द कोड अंडर सेक्शन 4। देखिए सिंपल सी बात है, 2 और 3 में क्या था, सबसेक्शन 2 में क्या था, सबसेक्शन 2 में था प्रोसीजर कि किस तरीके से पब्लिकेशन किया जाएगा। तो ABC हमने पढ़ा था उसमें, और इन एडिशन हमने पढ़ा था न्यूज़पेपर में पब्लिश की जा सकती है। और थर्ड में क्या पढ़ा हम लोगों ने, थर्ड में पढ़ा था कि साहब वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा, स्टेटमेंट इन राइटिंग ऑफ द कोर्ट विल बी दी कंक्लूसिव एविडेंस, जो हमने पढ़ा भी। तो वो कह रहे हैं कि सबसेक्शन 2 एंड 3 वो भी अप्लाई होंगे व्हेन यू विल पब्लिश। इट मीन्स व्हाट, द पब्लिकेशन रिगार्डिंग द ऑफेंडर ऑफ दिस कैटेगरी। ऑफेंडर कौन, किस कैटेगरी, पनिशमेंट मोर देन 10 years, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी। जब उनके लिए पब्लिकेशन की जाएगी देन यू विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। 2 में क्या था, प्रोसीजर फॉर द पब्लिकेशन, 3 में क्या था, कंक्लूसिव एविडेंस। तो सेम सिमिलरली दोज प्रोविजंस विल बी फॉलोड एज इन केस ऑफ क्लॉज 1, तो एज दे अप्लाई टू द प्रोक्लेमेशन अंडर सब क्लॉज 1। तो देखिए यहां पर क्या मैं ऐसे समझाता हूं, एक प्रोक्लेमेशन कौन सी थी, 84 क्लॉज 1 में है, दूसरी प्रोक्लेमेशन कहां पर है, 84 की क्लॉज 4 में है। सब क्लॉज 5 ये कहती है, 84 की सब क्लॉज 5, कि इन दोनों के ही केस में सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 3 को आप सिमिलरली फॉलो करेंगे। तो वेदर इट इज द पब्लिकेशन अंडर सब क्लॉज 1 यू विल फॉलो, 2 and 3 will apply. If this is the publication under section 84 subclause 4, then also subclause 2 and 3 will apply. तो ये है इसका मतलब। ये प्लीज लेट मी नो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई नहीं आई। कम ऑन फास्ट एवरीवन नाउ, किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे यहाँ तक मुझसे पूछा भी है। हो गया, तो दिस इज सेक्शन 84। नाउ वी विल कम टू 85। तो वो इस पूरे सेक्शन को डील करने में 1.25 घंटा लग गया, इस तरीके से पढ़ने में, समझे। इसमें कुछ एडिशन पॉइंट में देख लेता हूँ एक बार और कुछ हो तो। ऑल्दो आई हैव टॉट यू, लेकिन इसमें फिर भी एक केस आया था कंवर सिंह का, केस का नाम रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को दोबारा समझ लीजिए बस, क्योंकि केस में बात की गई थी। प्रीवियस इशू ऑफ, पढ़ लीजिए एक बार, प्रीवियस issue of a warrant against the person concerned is a
नेसेसरी कंडीशन, ये ध्यान रखना। सेक्शन 84 पर ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अलग तरीके से फोकस कर रहे थे कि सेक्शन 84 में जो पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं उसके लिए वारंट इशू होना बहुत ज़रूरी है, समझे। अगर वारंट इशू ही नहीं होगा देन 84 विल नॉट कम इन टू प्ले, क्योंकि 84 की क्लॉज 1 में ही है। देखिए ये पढ़ाया ही था मैंने, 84 की क्लॉज 1 में क्या था, ये रहा, कौन सा पर्सन था, ये था, एनी पर्सन अगेंस्ट whom a warrant has been issued has absconded or is concealing। इस लाइन का ही मतलब ये है कि वारंट मस्ट बी इशूड। अगर वारंट ही इशू नहीं होगा देन सेक्शन 84 कैन नॉट बी एनफोर्स, द प्रोसेस अंडर सेक्शन 84 कैन नॉट बी फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ वारंट। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वारंट जरूरी है, और इफ द कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन और अथॉरिटी टू इशू वारंट, अगर कोर्ट को ये अथॉरिटी ही नहीं थी वारंट इशू करने की, देन एन ऑर्डर फॉर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन विल बी इलीगल। तो फिर 84 का भी जो ऑर्डर होगा वो भी ऑटोमेटिकली इलीगल हो जाएगा। तो छोटी सी बात ध्यान रखना, वारंट पे फोकस करना, ये मल्टीपल टाइम समझाया भी मैंने ये। दूसरी कंडीशन क्या थी, इसको इस तरीके से समझ लीजिए, इट इज नेसेसरी दैट पर्सन मस्ट हैव एब्सकॉन्डेड और ही मस्ट बी कंसीलिंग हिमसेल्फ सो दैट वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ये बहुत जरूरी है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट इशू हुआ है ईदर ही हैज एब्सकॉन्डेड, मस्ट हैव एब्सकॉन्डेड तो भाग गया है, या वो कंसील कर रहा है। Why? So that the warrant cannot be executed, so that warrant को execute नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर if there is सब इंस्पेक्टर वो जा रहा है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, he could not find the accused is not enough, कि mere fact that सब इंस्पेक्टर went to अरेस्ट करने के लिए गया और उसको वो नहीं मिला। देखो ये जो वर्ड है इसको ध्यान से पढ़िए, could not find the accused। एक accused को आप ढूंढ नहीं पाए, वो मिल नहीं पाया, could not find, ये बात हो गई अलग। एक हो गया he has absconded और he is concealing himself, accused खुद को छुपा रहा है या वो मिल नहीं सका। तो कंसीलिंग में होता है एफर्ट्स कर रहा है accused, या वो व्यक्ति अपने को छुपाने के लिए कोई ना कुछ प्रयास कर रहा है उसका। और एक ये है कि आप मेरे घर पर गए, अब मैं मिला ही नहीं आपको। तो दोज आर डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पर ये एम्फेसिस किया गया है कि इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट द एक्यूज मस्ट हैव ईदर एब्सकॉन्डेड और ही इज कंसीलिंग हिमसेल्फ सो दैट वारंट मे नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो सब इंस्पेक्टर को या जो भी जा रहा है वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आई हैव मेड सेवरल एफर्ट्स। वो भाग जाता है ना, वो यूजुअल जहाँ पर रहना चाहिए मिल नहीं रहा है, डिस्पाइट फॉर नो रीजन ही इज नॉट प्रेजेंट देयर। वो अपने घर पर ही रहता आया है लेकिन जब से वारंट इशू हुआ है वो मिल नहीं रहा। वो हम लोग कई बार जा चुके हैं वहाँ पर। तब हम ये कह सकते हैं कि ही इज कंसीलिंग हिमसेल्फ और ही हैज एब्सकॉन्डेड। लेकिन आप एक बार गए, वो मिला नहीं, आपने कहा नो 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 नो, अब तो 84 की कार्रवाई शुरू करवाएंगे। दैट शुड नॉट बी डन, दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन। प्लीज लेट मी नो आपको ये बात समझ में आई नहीं आई। फास्ट 30 डेज का पॉइंट मैंने आपको समझा ही दिया कि उसकी वो तो बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, और कुछ इस सेक्शन में नहीं है। हाँ 30 डेज में ये है कि अगर मान लीजिए ये जो रिक्वायरमेंट है, नोट लेस देन 30 डेज की जो रिक्वायरमेंट है, सपोज कीजिए किसी प्रोक्लेमेशन में वो मिस हो गया, वो टाइम का कोई मेंशन ही नहीं हुआ। इफ टाइम इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रोक्लेमेशन देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, दैट प्रोक्लेमेशन विल बी वॉइड और यू कैन से दैट प्रोक्लेमेशन वुड बी इनवैलिड। व्हाट आई एम सेइंग कि प्रोक्लेमेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि दे शुड गिव टाइम मिनिमम 30 डेज टू अपीयर।
बट इफ़ यू आर सेइंग यू आर रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, आपने कोई टाइम दिया ही नहीं है उसको, देन दैट प्रोक्लेमेशन विल नॉट बी एज पर द सेक्शन 84 और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे. दैट प्रोक्लेमेशन विल बी वॉइड, दैट प्रोक्लेमेशन वुड बी जीरो इन द आई ऑफ लॉ, दैट विल बी इनवैलिड. ये पॉइंट आपको नोट कर लेना अच्छे तरीके से. हाँ, एक केस आया था, इसका नाम लिख लीजिए आप. इंद्रदेव वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1973 का था. नॉन कंप्लायंस ऑफ 82 CRPC. तो आप रिप्लेस कर देंगे उसे आप 84 BNSS से, है ना. अगर इसकी नॉन कंप्लायंस होती है दैट वुड बी ए नॉन compliance with procedure established by law within Article 21 of the Constitution. मैं समझाता हूँ. इस केस में, इंद्रदेव के केस में कहा गया कि अगर आप 84 BNSS, उस समय तो 82 था CRPC का, उसके प्रोसीजर को कंप्लाई नहीं करते हैं, मींस जो पब्लिकेशन है और जो पब्लिकेशन की जो प्री कंडीशन है, वारंट का इशू होना, उसको एग्जीक्यूट नहीं हो पाना, एक्यूज के द्वारा एब्सकॉन्ड होना या कंसील करना खुद को, और उसके बाद में ABC के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं आप, तो ये माना जाएगा कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात की गई है ना कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि वहाँ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको राइट टू लाइफ देता है, राइट टू लाइफ इज ए फंडामेंटल राइट, वो ये कहता है कि आपको एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करना चाहिए. तो इस केस में इस तरीके से कहा गया था कि अगर आप 82 CRPC या 84 BNS को फॉलो नहीं करते हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप आर्टिकल 21 को भी वॉयलेट कर रहे हैं. तो वॉलेशन ऑफ द 84 BNSS वुड अमाउंट टू वॉलेशन ऑफ आर्टिकल 21 एज वेल. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे तरीके से इस केस को समझ लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स में काम आएगी, और या फिर ये इंद्रदेव का केस पूछ लेंगे. तो वॉलेशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द 84 BNSS में अमाउंट टू वॉलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 84 BNSS का वॉलेशन आर्टिकल 21 का वॉलेशन माना जाएगा. ठीक है साहब, तो ये हो गया आपका सेक्शन 84, राइट. सो दोस्तों, आपने देखा सेक्शन 84 बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और हर एक एस्पेक्ट को डील किया गया है इसमें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा. और अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें और अपने कमेंट ज़रूर दें, और जिस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है उस तरीके से पढ़ते रहें. बस आप पढ़ते जाइए, मैं पढ़ाता रहूँगा, और एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे 101%. एंड विद दीज बेस्ट विशेस, let's end this lecture, and now we will proceed to the next section, that is the section 85 of the BNSS.